मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। वंदे मातरम भारत। वंदे मातरम साथियों। ये किसकी स्टाइल है बताओ? कैरवल के किस टीचर की स्टाइल है? ऋषभ पंत का क्या लिख रहे हो? कुछ हो गया क्या उसको आज फिर से? उम्मीद है ठीक ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे और बहुत पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज की बात राकेश यादव के साथ आई। जी, छत्तीसगढ़ की धरती से हम प्रणाम स्वीकार बाकीला। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम जो पढ़ रहे थे उसी पे आगे आते हैं। हेलो। ये तो हो चुके ना भैया कल हम। सब हो चुका। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों इस वाले सवाल पे। तुम पिस्टे कमरिया कमरिया। पन्ना जी की धरती से सर भगवान जब लिखे होंगे तब नौकरी होगी या हमारी मेहनत से? जब भगवान लिखे होंगे तब हमारी नौकरी होगी या हमारी मेहनत से नौकरी मिलेगी? सच तो ये है कि आपकी मेहनत के हिसाब से ही भगवान ने लिख रखा है। और कई बार भगवान आपको बहुत कुछ अच्छा बनाना चाहता है, बहुत कुछ आगे ले जाना चाहता है, इसलिए उस छोटे टारगेट में आपको सफलता नहीं भी दिलाता। करिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए, सवाल में कह रहा है किसी महीने में पहली 1,000 रुपए की बिक्री पे A% कमीशन लगेगा और उससे ज्यादा की बिक्री पे B% कमीशन लगेगा। एक आदमी की 2 महीने की बिक्री 3,000 रुपए और 4,000 रुपए। एक आदमी की पहले महीने की बिक्री है, टोटल सेल है 3,000 रुपए बाबू, जबकि दूसरे महीने की टोटल सेल है 4,000 रुपए। नियम ये कहता है कि पहले 1,000 पे A% कमीशन लगेगा और अगले 2,000 पे B% कमीशन लगेगा और कुल मिला के जो कमाई हो रही है वो पहले साल 900 रुपए की हो रही है। अगले महीने टोटल सेल 4,000 की, तो 4,000 में पहले 1,000 पे भैया जी A% कमीशन लगेगा और बचा कितना? 4 में से पहला 1,000 हटा दोगे तो बचा कितना? 3,000। तो भैया 3,000 पे B% कमीशन लगा और दूसरे महीने जो उसकी कमाई हो रही है वो 1,300 रुपये हो रही है। हाँ है ना मेरे बच्चे? तो पहले महीने 3,000 सेल थी, तो 3,000 में पहले 1,000 पे A% और अगले 2,000 पे B%। उससे अगले महीने 4,000 सेल थी मेरे प्यारे बच्चों, 4,000 में पहले 1,000 पे A% और अगले 3,000 पे B% और कमाई हुई 1,300। तो भैया जी अगर हम सोल्व कर दें तो ये कट जाएगा और 3 में से 2 गया 1,000 भी।
1000 का B%, माइनस का निशान आएगा, लेकिन यहां पे माइनस ही बचेगा 400, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बी की वैल्यू आ गई 40। अब बी की वैल्यू 40 है तो यहां रखेंगे 40, तो 40%, तो 2000 का 40% कितना बना मेरे बच्चे? 800। तो 800 रुपए यहां की कमाई हो गई, ये 800 उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। तो 900 में से 800 गया 100, तो मतलब 1000 का A% जो है बाबू, वो है मेरे प्यारे बच्चों 100। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, तो ए की वैल्यू आ गई 10। तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 40, उठा के पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। करिए मेरे बच्चों, करिए जी। मेरे प्यारे बच्चों आइए, नोट्स हाथ से मिलेंगे। एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पे 7% कमीशन देती है। मान लीजिए टोटल बिक्री है S, टोटल सेल है XX। अगर कुल बिक्री X रुपए है तो कह रहा है कि टोटल बिक्री पे 7% कमीशन मिलेगा। परंतु यदि कंपनी सेल्समैन को 3000 रुपए सैलरी दे दे, 3000 रुपए फिक्स सैलरी ले, फिक्स सैलरी 3000 रुपए बाबू फिक्स सैलरी मिले, और 10,000 से अधिक की बिक्री पे, तो टोटल बिक्री थी X में से 10,000 हटा दोगी तो बचा X माइनस 10,000। इस पे कहता है 4% कमीशन भी मिले। तो कहता है दूसरी स्थिति में पहली से 800 अधिक मिलते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है एक एम्प्लॉई अपने सेल्समैन को, या एक कंपनी अपने सेल्समैन को दो कंडीशन पे अपॉइंट करती। पहली कंडीशन है ये कि भैया टोटल बिक्री पे आपको 7% कमीशन मिलेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको 3000 रुपए एक मुश्त तनख्वाह दे देंगे जी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है, और 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पे 4% आपका कमीशन भी दे देंगे। तो फिक्स सैलरी प्लस कमीशन। तो सेकंड कंडीशन में ये मिल रहा है, फर्स्ट कंडीशन में केवल ये मिल रहा है, और कह रहा है सेकंड कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन से 800 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो बबुआ जब सोल बैठाए देंगे तो कैसे, कहा नाराज हो रहे वे? आइए भैया, 3000, 4x/100, यह आएगा 400, माइनस 7x/100 बराबर 800। तो देखिए यार, 4 उधर जाएगा प्लस का, 8 और 4 1200, 3000 उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस 1800 आएगा, और 7
4 में से 7 गया 3x, इससे ये कटा 3 छिंग 18, 600। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ गई 60,000। तो इसका मतलब उसकी कुल बिक्री जो है वो 60,000 है। उसकी कुल बिक्री जो है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? 60,000। हाँ है ना। करिए बाबू, बहुत ही खतरनाक सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। करिए। वहां पर 2 कंडीशन में अपॉइंटमेंट हो रहा था। पहली कंडीशन में 7%, दूसरी में तनख्वाह प्लस 4%। देखिए दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है समझना। इंग्लिश टोटल 10% बोनस बिसाइड द कमीशन। आइए दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए बात करते हैं कुछ। देखिए, सवाल बहुत ही खतरनाक किस्म के हैं, लेकिन बहुत खतरनाक किस्म का मतलब है कि सवाल की भाषा खतरनाक होगी। अगर इस सवाल में देखें तो कह रहा है जी एक आदमी की टोटल सेल है 10 लाख रुपए। टोटल सेल से 10 लाख रुपए। और टोटल प्रॉफिट जो है बाबू, वो है मेरे प्यारे बच्चों 1,32,000 रुपए। टोटल प्रॉफिट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 1,32,000। कुल मिला के जो आपको लाभ हो रहा है मेरे भाइयों वो हो रहा है 1,32,000 का। हाँ है ना। अब समझने की कोशिश करिए क्या कहानी। कहानी ये है, कहता है जी एक सेल्समैन है, उसे टोटल बिक्री पर 20% कमीशन मिलेगा। इस सेल्समैन गेट 20% कमीशन ऑन टू हिज सेल्समैन टू हिज सेल्समैन ऑन द टोटल सेल्स। तो बाबू कह रहे भैया टोटल सेल्स पे कमीशन मिल जाएगा तुमको कितना? 20%।
तो मेरे भैया ये बताओ, कमीशन मिलेगा टोटल सेल्स पे। टोटल सेल्स कितनी है? 10 लाख। तो 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख। यानी कमीशन हो जाएगा 2 लाख। यानी 2 लाख रुपए तो हो गया मेरे भाइयों आपका कमीशन। 2 लाख रुपए तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका कमीशन। साथ में सवाल में कह रहा है बोनस भी मिलेगा। लेकिन बोनस किस पे मिलेगा? इस शब्द को बहुत प्यार से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है। कह रहा है, आगे करता टोटल सेल्स एंड 10% बोनस बिसाइड द कमीशन। मतलब कमीशन के अलावा 10% बोनस मिलेगा ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के ऊपर, विच इज आफ्टर चार्जिंग सच बोनस फ्रॉम टोटल प्रॉफिट। मतलब क्या है? कहता है बोनस, टोटल प्रॉफिट से जब बोनस हटा दोगे तो फिर जो निकल के आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा, और उस नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% आपको बोनस मिलेगा। अब हिंदी पढ़िए एक बार। कह रहा है तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ के ब्रैकेट में दे रखा है कुल लाभ माइनस सेल्समैन का बोनस। बोनस कह रहा है कुल लाभ से अगर सेल्समैन का बोनस हटा दे तो फिर जो बचा उसके ऊपर 10% बोनस बढ़ेगा, उसके ऊपर 10% बोनस मिलेगा। तो 10% बोनस मिल रहा है, 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10। किस पे मिल रहा है जी? ये शुद्ध लाभ पे, नेट प्रॉफिट पे। तो मेरे भाई होता क्या है? टोटल प्रॉफिट होता है। सवाल में कह रही है कि टोटल प्रॉफिट से भैया जी पहले आप बोनस हटाए दो। हटा दिया सर बोनस। बोनस हटाने के बाद जो बचा सर वो हुआ नेट प्रॉफिट। बोनस हटा दो सर, बोनस हटाने के बाद जो बचा वो बचा आपका नेट प्रॉफिट। हाँ है ना? तो कह रहा है सेल्समैन को उसकी टोटल बिक्री पे 20% कमीशन मिलता है, इसके अलावा शुद्ध लाभ पर 10% बोनस मिलता है। मतलब अगर शुद्ध लाभ 10 है तो 10 का 10% बोनस कितना हुआ? 1। मतलब शुद्ध लाभ 10 है तो बोनस 1 हुआ। तो मेरे भाई टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 11 यूनिट। शुद्ध लाभ 10 है, 1 का हुआ है बोनस, तो भैया टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा? 11। 11 में से 1 घटाया 10 आया। यानी कुल लाभ हुआ मेरे प्यारे बच्चों 11 यूनिट, तो बोनस हुआ 1 यूनिट, तो शुद्ध लाभ हो गया 10 यूनिट। जबकि कुल लाभ 11 यूनिट नहीं है, सवाल ने दिया 1,32,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो सोल्व करोगे तो आएगी 12,000, भाग दोगे तो इसका अंदर उसने जो बोनस मिला है उसको वो मिला है 12,000 रुपए। बोनस मिला है 12,000 रुपए। तो 12,000 का बोनस मिला है, तो कुल मिला के उसका प्रॉफिट है 2,12,000। एक बार इस बात को समझो। शुद्ध लाभ क्या है? शुद्ध लाभ का मतलब वो लाभ जिसमें से सारे खर्चे हटा दिए जाए। आप 1-1.5 मिनट के लिए मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ सवाल को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सवाल में कैलकुलेशन तो है ही नहीं, जो है वो सवाल की भाषा है। बेटा वाईफाई को काहे परेशान कर रहे हो सारा दिन यूट्यूब चला के?
आइए मेरे प्यारे बच्चों, बोनस एक कैसे आया। देखो मेरे भाई, उसने कहा कि उसे टोटल प्रॉफिट का, ना सॉरी, नेट प्रॉफिट का 10% बोनस मिलता है। इसका मेरे बच्चे नेट प्रॉफिट का 10% बोनस मिलता है। तो 10% प्रॉफिट मिलता है नेट प्रॉफिट का। मतलब नेट प्रॉफिट अगर 10 है तो 10 का 10% कितना बना, एक यूनिट बोनस। तो यानी टोटल प्रॉफिट कितना रहा होगा, 11, 11 में से एक बोनस हुआ तो नेट प्रॉफिट 10, तो 11 यूनिट टोटल प्रॉफिट 1,32,000, तो एक यूनिट 12,000, तो 10, मतलब वो बोनस ही पूछा था तो वो एक यूनिट हो गया। हाँ है ना। अब यार 11 कैसे है, ये तो बच्चों वाली बात है। अगर नेट प्रॉफिट 10 है और एक यूनिट बोनस है तो टोटल कितना रहा होगा, 11 रहा होगा ना, क्योंकि टोटल प्रॉफिट से एक यूनिट बोनस हटाया तब 10 आया। तो किसी नंबर से एक हटा के 10 बचा, तो इसका लो नंबर कितना होगा, 11। यार कैसी बात कर रहे हो तुम। नेट प्रॉफिट 10 लाख कहां है, हराम खोर। कुल बिक्री व लाभ, इफ द टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट आर 1 लाख एंड 1,32,000, मतलब 10 लाख एंड 1,32,000, टोटल सेल है 10 लाख। कैसे कैसे बातें करते हो तुम। बताइए भैया। ओहो, माइक रह गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे दोनों तरीके से समझाता हूं, पहले 100 यूनिट लेके और फिर एक्स मान के भी। तो मान लेते हैं कि जो उसकी इनकम थी 100 यूनिट। हाँ है ना। अब सवाल में कह रहा है क्या, कि एक आदमी अपनी आय का 50% खर्च करता है हाउस होल्ड आइटम पे। तो हाउस होल्ड आइटम में मेरे प्यारे बच्चों उसने 50% इनकम खर्च कर दी, मतलब 50 यूनिट। तो 100 में से 50 हटा दोगे तो बची कितनी, रिमेनिंग 50। तो रिमेनिंग बची मेरे प्यारे बच्चों 50 यूनिट। तो जो 50 यूनिट रिमेनिंग बच गया, इसका 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, एंटरटेनमेंट पे। इसी का 10% स्पोर्ट्स पे खर्च करता है। यही था ना। 50% आय के घर के खर्चों में खर्च करता है, बाकी का 50% वह यात्रा, 25% मनोरंजन और 10% स्पोर्ट्स, और 50% बचे हुए का ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। कह रहा है इसका 50% यानी 50 यूनिट उसने हाउस होल्ड आइटम पे खर्च किया, बचा कितना था, 50। तो इस बचे हुए का 50% ट्रांसपोर्ट पे, इसी का 10% खेल पे, और इसी का 25% बचत उस पे, आनंद पे, मनोरंजन पे। तो कुल मिला के बचे हुए का कितना परसेंट खर्च हो गया बाबू। तो आप जोड़ोगे तो 25 और 10 75, ना सॉरी 25 और 10 35 और 50 85% खर्च हो गया। तो बचे हुए का बचत कितनी हुई होगी,
बची हुई की बचत कितनी हुई होगी? 15%। भाई जैसी भाषा है वैसे वैसे चीजों को तोड़ते चले जाओ कि सर 15% की बचत हुई हो। हाँ है ना, बचे हुए का 15% बचत की होगी, तो बचा हुआ हिस्सा कितना था? 50 यूनिट। तो 50 का 15%, ये होगी मेरे प्यारे बच्चों आपकी बचत। और ये बचत जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 900 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 900 बटे 50 गुना 15 बटे 100 प्लट के ऊपर 50 दूनी 100, 15 छीके 90, 1 यूनिट की वैल्यू 120। तो बाबू 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 गुना 120 यानी 12,000। यानी एक्चुअल में उसकी जो इनकम थी मेरे प्यारे बच्चों वो थी 12,000। हाँ है ना, एक तरीका है ये। भाई 6,000 कैसे कर रहे बे? 12,000 आंसर आएगा गधो। 6,000 कहां से आ गया बे तुम्हारा? दूसरा तरीका क्या है इसी सवाल को करने का? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, उस आदमी की इनकम मान लेते हैं एक्स। तो सवाल में कह रहा है कि एक आदमी अपनी इनकम का 50% हाउस होल्ड आइटम पे खर्च कर दिया। तो बाबू 50% की फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/2। यानी अगर भैया जी उसकी इनकम 2 यूनिट थी तो 1 यूनिट उसने हाउस होल्ड आइटम पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1/2। अब इतना पैसा लेके वो नाचने लगा, मतलब इतना पैसा उसके पास बच गया, और जो बचा था उसका 50% तो उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर दिया, 10% खेलकूद में, 25% मनोरंजन पे। तो 25, 10, 35 और 50, 85% उसने खर्च कर दिया। किसका? बचे हुए का। तो ये बचा हुआ था, इसका 85% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? बाकी 15%। और 15% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 3/20, यानी बचे हुए का 3/20 भाग बचा दिया। और ये बचत किसके बराबर है भैया जी? 900 के। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो एक्स की वैल्यू आई 12,000। हाँ है ना भैया जी। अब जो भाई अभी भी नहीं समझ रहे 50% कहां से आया, आराम खोर 50 दे तो रखा था। कह रहा 50% हाउस होल्ड आइटम पे, बचे हुए का 50% ट्रांसपोर्ट पे, 25% एंटरटेनमेंट पे, 10% खेल पे। कोई नहीं, ऐसा ही सवाल फिर से लेते हैं। इस सवाल के ऑप्शन गलत है हो सकते हैं, आप सही उत्तर की तलाश करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता मिस्टर मोर अपनी इनकम का 20% भोजन पर, तो मान लेते हैं मिस्टर मोर जो है इसका मोरनी बनाते हैं, तो कहता है इसका 20% भोजन पे, खाने पे 20% खर्च कर दे रहा है, 15% बच्चों की पढ़ाई पे, चिल्ड्रन एजुकेशन पे 15%, तो 20 और 15 35% खर्च कर दिया, तो भैया रिमेनिंग बच गया कितना, 65%। 65% बच गया, यानी 100 का 65%, 65 रिमेनिंग बच गया। अब कह रहा है कि रिमेनिंग जो बचा उसका 40% एंटरटेनमेंट, 30% मेडिसिन पे, 30% मेडिसिन पे खर्च करता है। तो बचे हुए का बाबू मेरे 40 और 30 70 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, तो आप कहोगे बचा हुआ है भाई बचे हुए का 40 30 खर्च कर दिया, तो बचे हुए का 30% बचा दिया, तो 65 का 30% बचत हुई, 65 का 30%, यानी 3/10 यूनिट की बचत हुई। और ये बचत रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 8,775 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 8,775 बटे 65 गुना 3, 10 प्लेट के ऊपर। अब मेरे बच्चों ध्यान दो, 5 दूनी 10, काटोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज 45,000। 45,000, किसी भी एक ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं, ये कर ले, 45,000 आपका सही उत्तर है, हाँ है ना। अब चाहें तो इसको ऐसे भी उड़ा सकते हैं, कैसे, कि मान लीजिए उसकी टोटल इनकम है भैया एक्स, अगर टोटल इनकम उसकी एक्स है, तो कह रहा है कि एक आदमी अपनी इनकम का 20% इनकम पे और 15 मतलब 20% भोजन पे और 15% बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करता है। तो 20 और 15 35% खर्च हो गया, 35% की फ्रैक्शन हो गई, 5% 1/20, 35% 7/20, यानी इनकम 20 है तो 20 में से 7 यूनिट खर्च हो गया, बचा कितना, 13 यूनिट। तो फूड और ट्रांसपोर्ट पे ना, भोजन और शिक्षा पे खर्च करने का इतना पैसा बच गया। अब कहता है जो बचा है उसका 40% ट्रांसपोर्ट पे, 30% मेडिकल पे, तो 40 और 30 70% खर्च हो गया, तो बचे हुए का 70% खर्च हो गया, तो बचा कितना, 30%, यानी 3/10, और बचत है 8,775। सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, दैट शुड बी योर माय डियर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर है, हाँ है ना। करिए जिस सवाल को, ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ए भाई क्या कह रहा है,
आइए जी, कहते हैं चावल का मूल्य 10% कम हो जाता है जिससे एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता। आहा हा हा हा, तो सवाल ही दूसरी टाइप का हो गया भैया, माफ करना, ये सवाल करना, मैं माफी चाहता हूँ, वो टाइप अभी करा ही नहीं है। इस पे आ जाइए। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है कि चीनी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी होने से, यानी मान लेते हैं चीनी का दाम पहले x रुपए पर किलोग्राम था, तो कह रहा है अब हो गया x-2 रुपीज पर किलोग्राम, अब हो गया x-2 रुपए पर किलोग्राम। कमी होने से एक व्यक्ति 16 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी खरीदता है। मतलब अब 16 रुपए में कम रेट से चीज खरीदेगा, x-2 के भाव से, तो इतनी चीनी ले आएगा। पहले 16 रुपए में मेरे बच्चे x रुपए के भाव से इतनी चीनी खरीदता था, तो जब रेट ज्यादा होगा तो चीजें कम आएंगी, रेट कम होगा तो चीजें ज्यादा। तो ये वाली जो चीजें थी, ये इससे कहता है 4 किलो ज्यादा। कितने किलो ज्यादा है मेरे बच्चे? 4 किलो। अब यहां से इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके। एक तो तरीका है डिटेल, कैसे? देखिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, मेरे बच्चे 4 यहां से कॉमन ले देते हैं, तो यहां बचा 1/x-2 -1/x, यहां 1। तो मेरे भाइयों ध्यान से देखिए, एलसीएम लेंगे तो x इंटू x-2, x-2 से भाग देंगे, x आया, x को 1 से करा x को इससे भाग दिया x-2, 1 से किया तो -x+2, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1। x से x उड़ा, हाँ है ना? अब जरा ध्यान दें, तो 4 दूनी 8, और ये x इंटू x-2 को 1 से करेंगे तो आएगा x इंटू x-2। एक बार मेरे बच्चों इतनी इक्वेशन को समझो कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं करी। क्या आप पढ़ पाए इतनी बात? आइए मेरे बच्चे, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, x इंटू x-2 बराबर 8। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तब भी फैक्टर आप नहीं सोचने, कोई और नहीं सोचने आएगा। तो सिंपली सी बात है, अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 है, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 8 है और उनके बीच का डिफरेंस हो कितना? 2। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें 8 है, जिनका डिफरेंस हो 2, क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 होता है, तो x की वैल्यू 4 ले लो, 4 में 2 गया 2, तो 4 दूनी 8 सेट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो पूछा था उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए, तो वास्तविक मूल्य आ गया मेरे भाई 4। दिस शुड बी योर आंसर। ये तो है मेरे बच्चे आपका इन डिटेल। अब सोर्ट की बात करते हैं। देखिए यार, पेपर में आपको इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी इक्वेशन तक की, ये सब तो ड्रामेबाजी लिखने के। अब जब आप सवाल करें तो आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएं। कैसे दिमाग दौड़ाएं समझिए। भाई आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इस बात का तो ध्यान रखना है कि ये वाली वैल्यू 4 से बड़ी आनी चाहिए। आप कहें क्यों? क्योंकि मान लो ये वैल्यू 3 आ गई और ये वैल्यू कुछ भी आ गई, 1 2 3, तो इस 3 में से कुछ घटा के तो 4 कभी नहीं ला सकते। अगर 4 लाना है तो यानी 4 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, उसी में से तो घटा के 4 आएगा। आप कहेंगे हाँ सर, बात तो सही है। कुछ थोड़ी सी डेसिमल की समझ भी चाहिए। देखते हैं कितनी समझ है और कितनी नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं हम ऑप्शन से चले इस सवाल को, और मान लेते हैं पहला ऑप्शन 12 और 12 ठीक ऑप्शन है। चेक करते हैं। तो 12 में से 2 गया 10, 16 को 10 से भाग दोगे उत्तर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, यानी 1 से बड़ा, जो कि गलत है क्योंकि ये उत्तर 4 से बड़ा आना चाहिए। जब तक कि ये 4 से बड़ा नहीं आएगा, घटा के 4 नहीं आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब लेते हैं 9।
अगर 9 ले लें तो 9 में से 2 हो गया 7, 16 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब इसका उत्तर 2 प्लस आएगा, यानी 2 से बड़ा आएगा। तो 2 से बड़ी वैल्यू से कुछ घटा के तो 4 कभी नहीं आएगा, इसका मतलब ये आंसर गलत है भाई। इसमें से ये घटा के 4 लाना है तो ये उत्तर 4 से बड़ा आना चाहिए। अब 7 लेते हैं जी। अगर सर 7 ले लें तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 नहीं भाई, 7 में से 2 हो गया 5, 16 को 5 से भाग देंगे, 5 3 15, 3, यानी उत्तर सर 3 समथिंग आ रहा है। तो 3 समथिंग से कुछ घटा के तो 4 आएगा ही नहीं, इसलिए गलत हो गया। अब मेरे बच्चों आते हैं आखिरी, यही आंसर होगा। चेक करना चाहो तो रख लो। 4 कहेंगे, 4 में 2 हो गया 2, 16 को 2 से भाग दिया 8, 4 वैल्यू रखी, 16/4 कितना है 4, 8 में से 4 गया 4। योर आंसर वुड बी 4। हाँ है ना मेरे बच्चे, ऑप्शन से खेलना सीखना है। आ जाइए। करिए प्लीज। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहता है जी अंडे के दामों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण, तो मान लेते हैं भैया ओल्डर प्राइस जो था वो था x रुपए पर डजन, और जो न्यू प्राइस हो गया मेरे प्यारे बच्चों 50 पैसे की कमी हो गई, तो रुपए बनाएंगे तो 0.5 रुपए लिख सकते हैं। तो नया प्राइस हो गया x माइनस 0.5 रुपए पर डजन, या आप चाहें तो x माइनस 1/2 लिख लीजिए। कह रहा जी 66 रुपए में 1 दर्जन अंडे ज्यादा खरीद रहे हैं, यानी पहले 66 रुपए में x रुपए के भाव से इतने दर्जन ले रहे थे, अब x माइनस 0.5 के भाव से इतने दर्जन ले रहे हैं। और कह रहा है अब जो दर्जन अंडे ले रहा है वो पहले वाले से 1 ज्यादा है, ऐसा बाबू सवाल में कह रहा है। ए राजा बाबू समझे हो? अब 66 कॉमन ले लीजिए, 1/x माइनस 0.5, यहां बचेगा 1/x बराबर 1। एलसीएम कितना आएगा? x इंटू एक्स माइनस 0.5 है ना, इससे भाग दोगे x आया, इससे भाग दोगे तो यह आएगा माइनस में x प्लस में 0.5 बराबर 1। तो राजा भैया x उड़ा देंगे और 66 को 0.5 से गुना करेंगे आएगा 33, और 1 से इसे गुना करेंगे तो यह आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 0.5 बराबर 33। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन बन गया। अब आपको ऐसे दो नंबर निकालने
जिसे जिन्हें आपस में गुना करें तो आए 33 और उनके बीच का डिफरेंस हो 0.5। 0.5 कैसे लिखे, कैसे होगा बुड़बक? अंडे के दामों में 50 पैसे, 50 पैसे को ढक्कन रुपए बनाएंगे तो 0.5 रुपए नहीं लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख ले। पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा ले से फर्क पड़ेगा क्या? ये भी वही बात है, ये भी वही बात है यार, कहां फंस रहे हो तुम यार? तो आप कहोगे सर नंबर सोचना पड़ेगा। हाँ भाई सोचना पड़ेगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे वहां पे भी सोचना पड़ेगा। वहां कहां से बच जाओगे, कहां से बचोगे बाबू? ए बाबू, करना तो पड़ेगा ना तुमको। अब देखिए, ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें तो 33 आ जाए, तो आप जानते हैं भैया अगर मैं 10 ले लूं यहां तो 10 में से 9, 10 नहीं 90 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो बड़ा हो रहा है, 8 के आसपास ट्राई करते हैं, 8 तो ये 7.5 हो जाएगा। आठू सातू 56, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है। अभी 8 से छोटा क्या लें, 7 लेंगे, लेकिन 7 और ये 6.7 42 ये बड़ा हो रहा है। अब लेते हैं बाबू 6, अगर ये 6 लें तो ये कितना होगा 5.5, गुना करेंगे तो 6 5 30 और 0.5 से करेंगे 3 33, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6। ये तो है भैया जी डिटेल, ये है डिटेल जब आप फैक्टर सोचेंगे। बट भैया हम क्या कह रहे हैं तुमको कि तुम ऑप्शन से काहे नहीं कर रहे इस सवाल को भैया जी? मेरे प्यारे बच्चों, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि जब भी किसी नंबर के बटे में, जब भी किसी नंबर के बटे में 2 या 5 या 2 गुना 5 आए तो आंसर टर्मिनेटिंग दशमलव देगा, शांत दशमलव देगा, शांत दशमलव देगा, शांत दशमलव आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टिंग डेसिमल होगा। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो उत्तर जो बैठेगा ना वो आएगा शांत दशमलव, हाँ है ना? और इनके अलावा कुछ भी हुआ, इनके अलावा बटे में कुछ भी होगा तो आंसर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा। और मेरे भाइयों अशांत से अशांत आप घटा नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। अब आते हैं सवाल पे, ऑप्शन लीजिएगा। अगर मैं 4 ले लूं तो 4 में से 0.5 गया तो भाई 66, 4 में से 0.5 गया 3.5। अब आप देखो 5 पॉइंट हटाएंगे ऊपर चला जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 7 35 बटे 7 आ गया, और 7 आ गया तो डेसिमल में आंसर आएगा, और कैसा रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, यानी अशांत दशमलव में उत्तर आएगा, उत्तर निकलेगा ही नहीं आपका, यानी घटेगा ही नहीं किसी भी तरीके से। फिर क्या करें सर, फिर करें ये कि सर मिटा दीजिए, मिटा दीजिए उन लहरों को, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर लेते हैं 9, 9 में से 0.5 गया बाबू 66 बटे 8.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 लिखेंगे, 5 दूनी 10, 5 17 85, 17 आ गया, आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल के बाद खत्म ही नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और यहां जब भाग दोगे तो डिफरेंट वैल्यू बचेगी, क्योंकि यहां बटे में 17 आएगा और यहां बटे में 9 आएगा, तो दोनों का डेसिमल वैल्यू अलग आएगा और घट के कभी भी एक नहीं बचेगा। ये नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से आप समझेंगे, हाँ है ना? तो ये ऑप्शन भी नहीं हो। अगर हम 6 को अप्लाई करते तो 6 में से 0.5 गया बाबू, ये आता 5.5, और 66 बटा 6 रखते, इधर भाग देते 11 आता, पॉइंट हटाते तो 10 लिखते, 11 6 66, 11 5 55, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 में से 11 गया 1 आ जाता, तो सेटिस्फाई हो गया। तो बी की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों क्या, 6। बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाइयों, 6। समझे?
करिए भैया जी। बताइएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है किसी व्यक्ति ने वेतन में पहले 20% की बढ़ोतरी की, फिर उसमें 20% की कमी की, तो फाइनली क्या होगा। तो इस बात को समझिएगा कि मान लीजिए किसी चीज की कीमत पहले 100 है, अगर हम पहले इसमें 20% बढ़ा दें तो 100 का 20% क्या होगा, 20। 20 बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई, 120। और अब हम इसमें 20% की कमी कर दें बाबू, अब हम इसमें 20% का कमी कर दें तो 120 का 20%, 20% 1/5 यानी 24। तो 24 का कमी कर देंगे मेरे भैया, तो अब इस आर्टिकल की कीमत कितनी रह गई, 96। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो आर्टिकल पहले 100 यूनिट का था, अब कितने का रह गया, 96 का। तो 100 से कोई 96 रह गया तो कितने की कमी, 4 की। और 100 पे 4 की कमी क्या कहलाएगी, 4%। तब आगे के लिए ध्यान ये रखिए कि अगर किसी आर्टिकल पे पहले हम x% इंक्रीज कर दें वैल्यू, और फिर उस बढ़ी हुई वैल्यू पे x% की घटोतरी कर दें, कमी कर दें, या पहले x% घटा दें किसी चीज की वैल्यू और फिर घटी हुई वैल्यू पे x% की बढ़ोतरी कर दें, तो ओवरऑल, जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो एक्स स्क्र बटे 100% की कमी होगी। तो एक्स स्क्र बटे 100% की हमेशा ही कमी होगी। तो ओवरऑल एक्स स्क्र बटे 100% की मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही कमी होनी है, ध्यान रखना इस बात को। जैसे इस वाले सवाल पे आएंगे तो कह रहा है पहले 20 बढ़ाया फिर 20 घटाया, तो ओवरऑल क्या होगा, 20 का वर्ग बटे 100। तो 20 का वर्ग 400 बटे 100 यानी 4% की कमी होगी। तो ओवरऑल 4% की कमी। आइए मेरे प्यारे बच्चों,
देखिए यार, ये जो सवाल है मैं इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये वैसे तो सवाल है रेशियो के, लेकिन आपसे यहां पूछे जा सकते हैं। तो एक बार पढ़िए फिर समझाता हूं। करिए करिए करिए। कह रहा है सवाल में कि नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। कहता नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बर्तन है उसमें हमारे पास, उसमें सॉल्ट और वाटर है। सॉल्ट और वाटर। कह रहा है भैया कि 5% नमक है। तो मतलब उसमें कंसेंट्रेशन ऐसा है कि 5% नमक है, तो बाकी 95% मेरे प्यारे बच्चों क्या है? पानी। अब कहेंगे हाँ, रेशियो लेंगे 5 एकम 5 और 5 19 95। यानी नमक 1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो पानी कितना हुआ? 19 भाग। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? आप कहेंगे जी हाँ सहमत है इतनी बात से। कह रहा जी 5% नमक है, और अगर 5 नमक है तो बाकी 95 भाग क्या हुआ बाबू? पानी का। आए। अब हम आपके लिए गिलासे ले आए। ये है मेरे प्यारे बच्चों गिलास। कहता है इसमें 5 भाग नमक है तो बाकी 95 भाग पानी। अब कह रहा है क्या कि अगर इससे 20 लीटर पानी भाप बनकर निकल गया, 20 लीटर पानी मेरे प्यारे बच्चों अगर इससे भाप बनकर बाहर निकल दिया, तो अब नमक की मात्रा 15% रह जाती है। तो अब नमक हो गया 15%। तो यानी अब पूरे गिलास में कुछ मात्रा निकाल लेने के बाद जो मात्रा बची उसमें नमक 15 है, तो बाकी 85% क्या हुआ? पानी। रेशियो लोगे तो 5×3 = 15, 5×17 = 85। अब बात को समझिएगा। मेरे बच्चे ये गिलास है और इस गिलास में मैंने नमक और पानी दोनों चीजों का मिश्रण मिला रखा है। क्या क्या है? नमक और पानी। और अगर मैं इसमें से सिर्फ पानी बाहर निकाल रहा हूं तो इसका मतलब नमक तो बाहर नहीं निकाल रहा हूं, मतलब नमक तो जितना है उतना ही रहेगा। अरे हाँ है ना। मान लो मेरी जेब में मैंने 10 रुपए के कुछ नोट रखे और 20 रुपए के कुछ नोट रखे। ऐसे समझिए कि मैंने अपनी जेब में 10 रुपए के 3 नोट रखे हैं और 50 रुपए के 2 नोट रखे हैं। फिर क्या हुआ कि मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक 50 रुपए वाला नोट एक निकाल लिया, 50 रुपए का एक नोट निकाल लिया। तो मुझे मेरे बच्चों अब ये बताओ कि 10 रुपए के मेरी जेब में कितने नोट बच रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर 10 रुपए के अगर पहले 3 नोट थे तो अभी भी 3 ही नोट बच रहे होंगे, क्योंकि निकाला आपने 10 का तो है ही नहीं ना नोट। आपने निकाला 50 रुपए का नोट तो 50 के 2 थे, तब कम हो जाएंगे। लेकिन 10 का नोट तो छेड़ा ही नहीं। ऐसे ही इस सवाल में कह रहा है कि एक बर्तन में नमक था 1, पानी था 19। बाद में आपने कुछ भाग पानी निकाल दिया तो नमक जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। अब गड़बड़ ये हो रहा है भैया कि यहां नमक 1 है, यहां 3 है, तो बराबर करना होगा। तो कैसे बराबर करें? कैसे बराबर करें मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां 3 है तो इधर भी 3 से गुना करो, और इधर 3 से गुना करना है तो इधर भी 3 से गुना करो। इसका मतलब नमक 3 है तो पानी है 57। यानी मेरे प्यारे बच्चों नमक 3 है तो पानी है 57 भाग। आया ना। बाद में नमक 3 है तो पानी है मेरे बच्चे 17 भाग। यानी शुरुआत में नमक 3 था तो पानी था 57, बाद में नमक 3 ही रहा तो पानी हो गया 17। तो नमक तो सेम ही रहा, तो पानी कितना बाहर निकाल दिए? तो आप कहेंगे सर 40 यूनिट पानी बाहर निकाल दिए। तो 40 यूनिट 20 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 20/40 लीटर। आंसर होगा 1/2 लीटर। 1/2 लीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 लीटर है। तो कह रहा है कि प्रारंभिक घोल बताइए, इनिशियल सॉल्यूशन, इनिशियल अमाउंट बताइए। तो इनिशियली सॉल्ट कितना था मेरे भाई? 3 भाग। और इनिशियली वाटर कितना था? 57 भाग। तो सॉल्ट और वाटर दोनों को जोड़ेंगे तो 57 और 3 कितना हो गया? 60 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1/2, तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना है? 60 × 1/2।
तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 30 लीटर। कितना आ गया? 30 लीटर। यानी शुरुआत में जो मिश्रण था वो 30 लीटर का। क्या आप समझ पाए? एक और लेते हैं, करिए भैया। देखिए जी, कह रहा है 12 लीटर के एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। कह रहा है 12 लीटर का मिश्रण है जिसमें एसिड 30% है, तो बाकी 70% मेरे प्यारे बच्चों क्या है? पानी। बाकी 70% क्या है मेरे बच्चों? पानी। यानी एसिड का 3 भाग है तो पानी का भाग है मेरे बच्चों 7। बहुत सुंदर जी। फिर अब कह रहा है कि यार हम इससे कितना पानी बाहर निकाले, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकाला जाए। तो हम जो निकालना चाह रहे हैं वो वाटर निकालना चाह रहे हैं, और इतना निकालना चाह रहे हैं कि नए मिश्रण में एसिड मेरे बच्चे 40% हो जाए। तो अगर एसिड 40% करना चाह रहे हो तो बाकी 60% क्या लेना होगा? वाटर। तो रेशियो लोगे तो 20 दूनी 40, 20 तीस 60, तो 2:3। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ये बर्तन है, इस बर्तन में 12 लीटर मिश्रण है, किस किस चीज का? तो आप कहेंगे सर एसिड का और वाटर का। हम इससे विड्रॉ क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? सिर्फ पानी। तो एसिड तो विड्रॉ नहीं कर रहे, तो यानी एसिड तो जितना स्टार्टिंग में था उतना ही बाद में रखना है। तो सेम कैसे किया जाए बाबू? इधर 2 से गुना किया जाए, इधर 3 से, तभी तो बराबर होगा। और इधर 2 से किया तो रेशियो मेंटेन करना होगा, 2 से इधर भी, इधर 3 से किए तो इधर भी 3 से। मतलब शुरुआत में एसिड 6 रहा होगा तो पानी रहा होगा बाबू 14 यूनिट। बाद में एसिड 6 रहा तो पानी हो गया 9। हाँ है ना? तो यानी जो पानी पहले 14 यूनिट था अब रह गया 9 यूनिट, तो कितने की कमी? 5 यूनिट की। यानी हमने उससे 5 यूनिट पानी बाहर निकाल दिया।
तो शुरुआत में मिश्रण कितना था? इनिशियल मिक्सचर कितना था मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे इनिशियल मिक्सचर था, एसिड का था 6 भाग और वाटर का भाग था 14। तो इनिशियल मिश्रण था 20 यूनिट। इनिशियल मिश्रण कितना था मेरे बच्चे? 20 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में इनिशियल मिश्रण था कितना? 12 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/20। 4×3=12, 4×5=20, 3/5 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 3/5 लीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना? 5 × 3/5। तो आंसर होगा 3 लीटर। तो इसका मतलब हमें उससे 3 लीटर पानी बाहर निकालना होगा। उसके बाद जो है वो कहानी बदलेगी और 40% एसिड हो जाएगा। हाँ है ना? 3 लीटर। आइए, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों कुछ फलों के सवाल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये टमाटर है, ये मान लीजिए कोई तरबूज है। तो आप देखे होंगे कि तरबूज का बाहर वाला हिस्सा होता है हरा, लेकिन अगर अंदर वाले हिस्से पे जाएंगे ना तो अंदर वाला मिलता है बिल्कुल लाल। कैसे मिलता है बाबू? पूरा लाल मिलता है। ये लाल तरबूज हो गया। हाँ है ना? तो मेरे भाइयों जो ये लाल तरबूज है, सवाल में ऐसे बोलेगा कि ताजा फल है, कुछ टाइम के बाद इससे कुछ पानी बाहर निकल गया। तो जब भी किसी फल का वजन लेना हो ना आपने, तो फल का वजन बेसिकली दो तरीके से कंटेन होता है। एक तो ये बाहर वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं पल्प, बाहर वाला, और जो इसमें ठोस हिस्सा रहता है, जो गुद्दा, जो फाइबर रहता है, वो सारा कहलाता है पल्प। और दूसरा इसका जो वेट होता है वो होता है पानी का। यानी किसी भी फल में एक तो उस फल का जो पल्प वाला पार्ट होता है उसका वेट रहता है और एक रहता है पानी का वेट। धीरे धीरे मेरे बच्चे अगर आप फ्रूट को बाहर रख देंगे तो उससे पानी का पार्ट एक्सट्रैक्ट होता रहता है और किसका पार्ट बचा रह जाता है? पल्प का पार्ट बचा रह जाता है। हाँ है ना? तो अब आते हैं सवाल पे। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष बचा। तो पानी है 90%, तो बाकी पल्प है। तो मेरे प्यारे बच्चों पानी है 90%, तो बाकी पल्प कितना हुआ? 10%। हाँ है ना? तो रेशियो निकालोगे तो यह आएगा 1:9। 1:9। कुछ समय बाद कहता है इसमें केवल 12% पानी शेष बचता है। कुछ समय के बाद इसमें केवल 12% पानी बचता है। तो 100 में से 12 पानी, तो पल्प कितना हुआ? 88%। आप कहेंगे हाँ। तो 22:3। हाँ है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को जानते हैं कि यार कोई भी फल होगा ना तो उसमें दो तरीके से वेट कंटेन होता है, एक पल्प और एक वाटर। धीरे धीरे पल्प का पार्ट फिक्स रहता है, धीरे धीरे पानी निकलता रहता है, तो पल्प फिक्स करेंगे। तो यहां 22 है तो यहां पे 22 लाएंगे, तो इधर भी 22 से गुना करेंगे। मतलब शुरुआत में पल्प 22 था तो पानी का वेट होता था 198 यूनिट। बाद में पल्प 22 ही रहा तो पानी का वेट हो गया 3 यूनिट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया फ्रेश फ्रूट का वेट बताइए कितना है, तो आप कहेंगे पल्प था 22 और वाटर का पार्ट था 198। तो सर जी जोड़ोगे तो टोटल वेट हुआ 220 यूनिट। लेकिन बाद में सर जब सूख गया सब, तो पल्प का वेट था सर कितना? 22। और वाटर का पार्ट कितना था सर? 3। तो 22 और 3 कितना हो गया? 25 यूनिट। तो सूखने के बाद वजन 25 यूनिट और पहले वजन था इतना। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई सूखने के बाद इसका वजन 50 किलोग्राम हो गया। तो 25 यूनिट है 50 किलोग्राम, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोग्राम। तो 220 यूनिट की वैल्यू 220 गुना 2, 440 किलोग्राम।
सो दिस माइट बी योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर। कोई नहीं, करें इस वाले को, करिए जरा। देखिए मेरे भाई, कहता है जी 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। तो पल्प और वाटर का पार्ट है, 96% पानी है भैया जी, तो 4% पल्प होगा। रेशियो लोगे तो 1:24 आया। आप कहें जी भैया जी। बाद में कहता है कुछ समय बाद इसमें 95 पानी रह गया, तो पानी 95 रह गया तो पल्प कितना हुआ 5, रेशियो लेंगे तो 1:19। आप कहें जी सर जी। तो मेरे बच्चों पल्प का वेट सेम करना है, लेकिन तुक्के से इस बार सेम है भी, तुक्के से इस बार सेम है भी। तो फ्रेश फ्रूट जो है उसमें पल्प कितना है मेरे बच्चों 1, और वाटर कितना है मेरे प्यारे बच्चों 24। तो टोटल वेट है 25 यूनिट, और 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20 किलो को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/25, 4/5 किलो। 1 यूनिट की वैल्यू 4/5 किलो। तो पहले पल्प 1 था तो पानी 24, अब पल्प 1 है तो पानी 19, तो कितने यूनिट पानी निकल गया 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 4/5 किलो, तो हम कहेंगे 4 किलो पानी बाहर निकल गया। कहता है वर्तमान में वजन बताओ, तो वर्तमान में 1 और 19 20 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू 4/5 किलो है, तो 5 चौक 20, 4 चौक 16 किलो, यानी वर्तमान में इसका वजन मेरे प्यारे बच्चों 16 किलो। कितना है बाबू 16 किलो, हाँ है ना। करिए। करिए। करिए मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा ताजे फलों में 68% पानी है, तो 68% पल्प हुआ, तो बाकी 32% क्या ना 32% पल्प होगा अगर 68% वाटर है। रेशियो लेंगे 4×8=32, 4×17=68, 8:17। और कहता है सूखे फलों में 20% पानी है, तो 20% पानी है तो पल्प कितना हुआ 80%। तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 4:1। अब हमको सेम क्या करना है, तो आप कहेंगे सेम करना है सर पल्प, तो पल्प की क्वांटिटी सेम करेंगे यहां और यहां, तो आ दो। तो यानी शुरुआत में पल्प 8 था तो पानी था 17,
तो टोटल वजन था 25 यूनिट। बाद में पल्प 8 ही रहा बाबू, तो पानी कितना हुआ 2, तो वेट हुआ 10 यूनिट। 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों 75 किलोग्राम को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 किलोग्राम। हाँ है ना, तो 10 यूनिट 10 गुना 3 30 किलोग्राम, यानी पल्प का वेट होगा, मतलब सूखे फल का वजन हुआ मेरे बच्चे 30 किलोग्राम। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल फिर मिलेंगे। और अब बस इस वीक में आपकी खत्म हो जाएगी परसेंटेज। अब उम्मीद है आपको समझ में आनी भी शुरू हुई होगी। अगर आपको समझ में चीजें अच्छे से आ रही तो बहुत खुशी की बात है, नहीं आ रही है तो आप रिवाइज करिए कॉन्सेप्ट को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन माय डियर।